हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, जो हमारा चैप्टर था भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में हम लोगों ने बात की थी। उम्मीद करता हूं कि सारे फ्रेंड्स वो वीडियो देख चुके होंगे। जो लोग ना देखे हों, उस वीडियो की लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकेंगे। साथ ही जितने भी पुराने वीडियो हैं इकोनॉमिक्स के, कुल 36 के करीब लेक्चर हो चुके हैं, सारे लिंक आप लोगों को आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। कल के वीडियो में हम लोगों ने लास्ट में बात की थी क्रांतियों के बारे में। मैंने आप लोगों से बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि हरित क्रांति के बारे में आप लोगों को बताऊं, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए पहले चैप्टर का नाम देखते हैं, फिर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग देखेंगे। क्या है? हरित क्रांति, जिसे हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या है ना कि जो हरित क्रांति है, इससे आप लोगों में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा, बट कहां से पूछ लेगा कुछ कंफर्म नहीं है। जैसे ये भी पूछ सकता है कि भारत में इसका जनक कौन है, विश्व स्तर पर कौन इसके जनक हैं, और इसका विकास कैसे हुआ। तो हम लोग कोशिश करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझने की। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि यह कब अस्तित्व में आया। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट या 40 मिनट का वीडियो होगा, पूरी सही तरीके से कंसंट्रेट होकर सुनेंगे। एक स्टोरी की तरह मैं आप लोगों को बताऊंगा। चीजें आज लिखनी बहुत कम है, सिर्फ सुननी और समझनी है। आप लोग मुझे सुनेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक टाइम पीरियड आप लोगों को याद होगा, कौन सा? 1939 से 1945। ये समय कौन सा है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, ये द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सबसे पहले देखेंगे, हरित क्रांति की। आप सबको पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, इसकी समाप्ति कैसे हुई थी? जब अमेरिका ने जापान पर, नागासाकी और हिरोशिमा पर 2 परमाणु बम गिराए थे, तो पूरी तरह से यहाँ की अर्थव्यवस्था नष्ट नाबूद हो गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। तो उसी समय एक एग्रीमेंट हुआ था कि जापान, देखिए आप लोग देश बना के जापान को पढ़ेंगे, हरित क्रांति वहीं के माध्यम से आई थी। कैसे? आज आप लोगों को बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर फैक्ट आप लोगों को बताऊं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये आपका टाइम पीरियड कौन सा था? 1945 से, सॉरी 1939 से 1945 का, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है कब? जब अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम से अटैक करता है, तो पूरी तरह से क्या होती है? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। लेकिन उन 2 परमाणु हमलों से जापान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट जाती है। ठीक है, जापान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट जाती है। उसके लिए हम लोग टाइम पीरियड देखेंगे 1945 से 1960 तक का। ये जो दशक था, पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध से क्या हुआ था? निकला था हाल ही में, तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी। अब इसे आगे बढ़ाने का योगदान देना था किसी संस्था को, या कोई ऐसी संस्था लाई जाए जिसके माध्यम से पूरे वर्ल्ड का विकास हो सके। तो उसके लिए हम लोगों ने ब्रेटन वुड्स प्रणाली पढ़ी थी, साथ ही IMF वर्ल्ड बैंक पढ़ा था। लेकिन जो हमारी हरित क्रांति है, यह खाद्य से संबंधित है, खाद्य उत्पादनों में बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। तो सर्वप्रथम जापान में जब परमाणु बम का अटैक होता है और वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है, विश्व युद्ध खत्म होता है, तो एक पैक्ट होता है, समझौता होता है। किसके बीच? जापान और यूएसए के बीच में। ध्यान से सुनेंगे, जापान और यूएसए के बीच में एक पैक्ट होता है। क्या? कि पूरी तरह से अर्थव्यवस्था जो जापान की है, उसे सुधारने का जिम्मा किस पर जाएगा? यूएसए पर जाएगा। और यूएसए ने यह जिम्मा अपने ऊपर लिया भी कि हाँ, मैं इस अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई? बोलिए हाँ। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो उस समय क्या हुआ कि अमेरिकी सेना में एक क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। अमेरिकी सेना में एक कृषि वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? एस सिसिल सेलमैन। यह नाम आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एस सिसिल सेलमैन। क्या? एस सिसिल सेलमैन। मैं नाम लिख दे रहा हूं, एस सिसिल सेलमैन। क्या नाम है? एस सिसिल सेलमैन।
ये कौन थे? अमेरिकी सेना में कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा हरित क्रांति के बारे में पढ़ते समय नॉर्मन ई बोरलॉग और एस स्वामीनाथन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं जिसकी देन है हरित क्रांति। इन्होंने क्या किया कि जापान में एक उन्नत किस्म के गेहूं के बीज की खोज की। जापान में एक उन्नत किस्म के गेहूं के बीज की खोज की और उसका परीक्षण इन्होंने क्या किया कि जापान में तो किया, लेकिन उसका शोध करने के लिए भेजते हैं कहां? यूएसए में। समझ रहे हैं बात को? ये यूएसए सेना के कृषि वैज्ञानिक थे और जब जापान में इन्होंने शोध किया, जब इसका आविष्कार किया एक गेहूं के बीज का जो हाइब्रिड प्रकार का था, तो इन्होंने उसके शोध के लिए उसे यूएसए भेज दिया, अमेरिका में। तो अमेरिका में उस समय कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग, जो क्या है, विश्व स्तर पर क्या है, पूरी तरह से हरित क्रांति के पिता के रूप में माने जाते हैं। तो जब वह बीज नॉर्मन ई बोरलॉग के पास आया तो उस समय ये यूएसए में एक मैक्सिको किस्म के गेहूं की क्या कर रहे थे? नई प्रजाति लेकर आए हुए थे। मैक्सिको किस्म की प्रजाति थी, याद रखेंगे। नॉर्मन ई बोरलॉग मैक्सिको किस्म की प्रजाति की खोज कर चुके थे। उसी समय इन महाशय का, किसका? एस सिलिसमेन का क्या पहुंचता है? गेहूं पहुंचता है। कौन सा? जो इन्होंने एक हाइब्रिड गेहूं का क्या किया था, वहां पर विकास किया था। तो जब वह पहुंचा तो नॉर्मन ई बोरलॉग ने क्या किया कि जो उनका मैक्सिको किस्म का गेहूं था, कौन सा? मैक्सिको किस्म का, और एक इनका एस सिसिल का जो गेहूं था, एस सिसिल सेनमेन का जो गेहूं था, दोनों को मिक्स कर दिया। आप सब जानते हैं जब दो प्रजातियां मिक्स करते हैं तो संकर प्रजाति बनती है। तो वहां से एक संकर प्रजाति का निर्माण हुआ गेहूं का। ठीक, कहां पर? यूएसए में। किसके माध्यम से? एस सिसिल सेनमेन और साथ ही कौन? हमारे नॉर्मन ई बोरलॉग। ये अमेरिका के क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे और मैक्सिको किस्म की बीज पर अपना परीक्षण कर रहे थे। तो दोनों को इन्होंने मिक्स किया और मिक्स करके एक संकर बीज उत्पादित किया, हाइब्रिड बीज। ठीक है, तो उससे काफी सारा फायदा हुआ। किसके क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में उत्पादन स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। उत्पादन स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इसी वजह से उस समयावधि को नाम दिया गया हरित क्रांति। उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे। तो हरित क्रांति लाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था विश्व स्तर पर? एस सिसिल सेनमेन का। ठीक है, उसके बाद नॉर्मन ई बोरलॉग और एस सिसिल सेनमेन का जो संकर बीज था वो पूरी तरह से सक्सेस हुआ। अमेरिका में गेहूं का उत्पादन बहुत तेज बढ़ा, जापान में भी बढ़ा। वो टाइम पीरियड है हमारा कौन सा? 1963 का। 1963 का टाइम पीरियड था और हाल ही में इंडिया में सूखा पड़ा हुआ था। पूरी तरह से इंडिया में सूखा पड़ा हुआ था, खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो चुकी थी और आयात करना पड़ता था गेहूं उस समय। ठीक है, तो क्या किया गया कि ये जो नॉर्मन ई बोरलॉग महोदय हैं यह भारत आते हैं। कब? 1963 में। मैं चीजें लिखवाऊंगा भी, लेकिन फैक्ट के तौर पर अभी सिर्फ सुनिए आप लोग। 1963 में नॉर्मन ई बोरलॉग भारत आते हैं। किस चीज के लिए? जो उन्होंने संकर प्रजाति की खोज की थी गेहूं की, वो आजमाने आए कि क्या भारतीय जलवायु में भी वो सक्सेस हो सकता है क्या। ठीक है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग 1963 में भारत आते हैं अपने बीज का प्रयोग करने के लिए। तो यहां इनकी मुलाकात होती है किससे? एस श्रीनाथन से। ठीक, तो वो क्या थे? भारत में कृषि वैज्ञानिक थे। एस स्वामीनाथन थे। उनकी मुलाकात होती है नॉर्मन ई बोरलॉग से। जब ये दोनों लोग मिलते हैं तो एक नए बीज का क्या करते हैं? अंकुरण करने का प्रयास करते हैं। और उसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसे आप लोग याद रखेंगे। वह क्या है? हमारा पूसा कृषि शोध संस्थान। कौन सा? पूसा कृषि शोध संस्थान। यह कोष संस्थान आज भी मौजूद है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यह दिल्ली में है। ये याद रखेंगे कि नॉर्मन ई बोरलॉग और एस स्वामीनाथन दोनों लोग मिलकर इसी संस्थान में क्या करते हैं? प्रक्षेपण करते हैं एक बीज का विकास करने के लिए गेहूं का। ठीक है, तो पूरी तरह से भारत में भी हरित क्रांति का आगमन होता है 1963 में। उस समय सरकार किसकी थी? तो सरकार उस समय जो खाद्य मंत्री थे हमारे, कृषि मंत्री थे, वो एस सुब्रमण्यम थे। कौन? सुब्रमण्यम थे। और सुब्रमण्यम जी ने क्या किया? पूरी तरह से सपोर्ट किया।
प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने भी सपोर्ट किया और जब इसका परीक्षण किया गया तो पूरी तरह से यह सफल हुआ। तो उन्होंने क्या किया, 18,000 टन, याद रखेंगे 18,000 टन नए गेहूं की नई किस्म का आयात किया उन्होंने भारत में विकास करने के लिए उसका। तो एस सुब्रमण्यम जी जो थे उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से इन लोगों को सपोर्ट किया और कृषि में सुधार किया बहुत सारे। जैसे सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी भारत में बहुत ज्यादा, उन्होंने कुओं का निर्माण करवाया, तालाब का निर्माण करवाया, साथ ही किसानों में ज्ञान पहुंचाया इस बीज के बारे में जो बीज इन लोगों ने बनाया था हरित क्रांति के तहत। यह 1963 का टाइम पीरियड था। फिर उसके बाद क्या होता है, 1968 का टाइम पीरियड आता है। कौन सा, 1968 का टाइम पीरियड आता है। उसमें बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाता है भारत में, बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। और उसी समय क्या होता है, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान के युद्ध के जस्ट बाद ताशकंद समझौता होता है और उसी समझौते के तहत उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, लाल बहादुर शास्त्री की। सरकार बनती है इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी सरकार में आती हैं तो वो पूरी तरह से गेहूं के लिए क्रांति का आगाज कर देती हैं, गेहूं के लिए क्रांति का आगाज कर देती हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं हरित क्रांति। आई होप जितनी मैंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप लोगों को बताई सारी आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहला फैक्ट कि भारत में हरित क्रांति किसके माध्यम से आई, तो भारत में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है किसे, एस स्वामीनाथन को, विश्व स्तर पर नॉर्मन ई वोरलाग को। लेकिन सर्वप्रथम कौन लेके आया था, तो एस सिसिल सेनमैन के द्वारा लाई गई थी। अब भारत में पहली हरित क्रांति कब होती है, तो वो होती है 1967 में। एक बार और हरित क्रांति होती है और वह कब होती है, 1983 में, 1983 में। आई होप इतनी सारी चीजें मैंने जो आप लोगों को बताई क्लियर हो गई होगी। एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि जैसे आज की कृषि हम लोग देख रहे हैं, क्या ऐसे पहले था? इसका विकास करने में कितना योगदान है इन वैज्ञानिकों का, या फिर कितनी मशक्कत के बाद इस स्थिति में आकर पहुंचे हम लोग? अगर ये जानना है तो हरित क्रांति की जो मैंने आप लोगों को हिस्ट्री बताई ये समझना बहुत ही कंपल्सरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और इतने फैक्ट हैं जो मैं अभी बोल नहीं पाया हूं, मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, अपना प्यार बनाए रखें। सारी चीजें स्टोरी के तौर पर बताऊंगा, आप लोगों को लगेगा नहीं कि आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री के माध्यम से जोड़कर हर चीज पढ़ेंगे, चीजें याद हो जाती हैं। स्टोरी टाइप रहता है, समझने में भी आसानी होती है। आप लोगों ने इस समय समझ ही लिया होगा, माइंड में यही चल रहा होगा कि यार कैसी हमारी अर्थव्यवस्था थी, कृषि का योगदान सबसे ज्यादा है। ये जानते हैं आप लोग, भारत एक कृषि प्रधान देश है और विश्व के शीर्ष 15 देशों में भारत का नाम आता है उत्पादन में। ये बहुत बड़ी बात है। विश्व में कृषि का जो उत्पादन होता है उनके शीर्ष 15 देशों में भारत का नाम आता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अब लिखना स्टार्ट करते हैं। ये फैक्ट थे, आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, इनका नाम नहीं भूलेंगे, एस सिसिल सेनमैन। ठीक है, चलिए द्वितीय विश्व युद्ध से हम लोगों ने जोड़कर इसे देखा कि जब जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा, तो अमेरिका के साथ पैक्ट होता है, उसमें अमेरिका ही जापान के विकास का जिम्मा लेती है। उसी समय एस ये आते हैं हमारे कौन, एस सिसिल सेनमैन आते हैं। चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तहत पहला फैक्ट क्या है, जापान की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यूएसए ने जिम्मा लिया। देखिए मैं स्टार्टिंग से नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि आई होप कि आप लोग जानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय एक पैक्ट हुआ था अमेरिका और जापान के बीच में। जब जापान पर परमाणु बम का अटैक किया था अमेरिका ने, कि जापान के विकास का भी पूरा जिम्मा
यूएसए के पास रहेगा। ठीक है, तो वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये आप लोग सही से याद कर लेंगे। मैं बोल चुका हूं कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का टाइम पीरियड है। 1945 से 1960 के टाइम पीरियड में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी थी, तब का टाइम है ये। ठीक, तो जापान की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यूएसए ने जिम्मा लिया था, और साथ ही यूएसए के कृषि वैज्ञानिक थे एक, यूएसए के कृषि वैज्ञानिक कौन, जिनका नाम हम लोग अभी लिख रहे थे, एस सिसिल सेलमैन। कौन? एस सिसिल सेलमैन ने गेहूं के एक क्या किया, नए बीज या फिर किस्म लिख लीजिए आप लोग, नए किस्म का विकास किया, नए किस्म का विकास किया। किसने? एस सिसिल सेलमैन ने। ठीक है, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट बना लीजिए। अब बात करेंगे हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में कि ये जो गेहूं का विकास हुआ यह जापान में हुआ। जापान की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इन्होंने, सिसिल महोदय ने किया था यह कार्य। फिर उसके बाद इसी गेहूं को वो क्या करने के लिए, शोध करने के लिए कहां भेजते हैं? यूएसए में। जब ये इस गेहूं के शोध के लिए इसे यूएसए भेजते हैं तो वहां पर क्या होता है, यह गेहूं मिलता है नॉर्मन ई वोरलॉग को, नॉर्मन ई वोरलॉग, वोरलॉग बोलते हैं इन्हें। ठीक, नॉर्मन ई वोरलॉग को मिलता है, और ये क्या कर रहे थे उस समय, मैक्सिको किस्म के गेहूं की खोज कर रहे थे। कौन सी? मैक्सिको किस्म की एक नई प्रजाति की इन्होंने खोज की थी गेहूं की, और उसी में इन्होंने जोड़ दिया किसका, जो इनका गेहूं था। कौन सा? उन्नत किस्म का, एस सिसिल सेलमैन का जो उन्नत किस्म का गेहूं था, उसके साथ ही मैक्सिको किस्म के गेहूं को इन्होंने ऐड कर दिया। एस सिसिल सेलमैन का गेहूं को भी इन्होंने ऐड कर दिया, तो बना क्या? संकर प्रजाति, संकर प्रजाति। कैसे लिखा हूं, इसी तरह से लिखना है, आप लोगों को स्मार्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, शोध करने के लिए ये जापान में खोज करते हैं इस गेहूं की, शोध करने के लिए यूएसए भेजते हैं। उसके बाद वहां पर नॉर्मन ई वोरलॉग को यह मिलता है, जो मैक्सिको किस्म के एक गेहूं का वहां पर विकास कर चुके थे। उसी के साथ इन्होंने एस सिसिल सेलमैन के गेहूं को भी ऐड करके एक संकर प्रजाति क्या किए, प्रचलन में लेकर आए। ठीक, समझ गए आप लोग? ठीक है, संकर प्रजाति आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, चौथा पॉइंट लिखेंगे, जैसे ही संकर प्रजाति आती है उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। क्या? उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, और इसी को बोलते हैं क्या? हरित क्रांति। क्या बोलते हैं? हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसे हम लोग हरित क्रांति बोलते हैं। तो हरित क्रांति लाने का सबसे बड़ा श्रेय किसका है? एस सिसिल सेलमैन का है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसे आप लोग नोट डाउन करें। फिर हम लोग आते हैं भारत में। विश्व का भ्रमण थोड़ी ना करते रहेंगे हमेशा। चलिए भारत के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग इसे नोट डाउन करिए, जितनी जल्दी हो सके नोट डाउन करिए, फटाफट नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं भारत के बारे में बात करने वाला हूं। चीजें बहुत जल्दी क्लियर होंगी, बस आप लोग इसे सहयोग बनाए रहेंगे तो। चलिए, आई होप कि आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए बात करेंगे भारत में कृषि कैसे आई, हरित क्रांति कैसे आई। कल का वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो उसके लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट हरित क्रांति से रिलेटेड बता दिया था, तो मैं वो आज नहीं लिखवाने वाला हूं। कि सबसे पहले, आज मैंने बोल भी दिया सारी चीजें जो मैंने कल लिखवाया था, कि सबसे पहले हरित क्रांति कब आई, सेकंड टाइम कब आई, भारत में उसके जनक कौन है, विश्व स्तर पर जनक कौन है, ये चीजें मैंने कल आप लोगों को बता दी थी। किस फसल पर फोकस किया गया था, तो गेहूं और चावल, जिसमें गेहूं को लास्ट में वरीयता दी गई थी। चलिए बात करेंगे भारत में हरित क्रांति। भारत में
हरित क्रांति। चलिए, मैंने आप लोगों से भी क्या बताया था कि भारत में क्रांति कब आती है, कौन सा टाइम पीरियड है, 1963 का है। ठीक है, क्या किया जाता है कि आजादी के पहले हमारे यहां अकाल पड़ा हुआ था। 1947 में आजादी के पहले अकाल पड़ा था, लाखों की संख्या में लोग मर चुके थे। खाद्यान्न की समस्या बहुत तेजी से विकट परिस्थिति बन गई थी खाद्यान्न की। भारत आयात करता था, यहां तक कि काफी जगह आप लोग भी पढ़े होंगे कि यूएसए से आयात किया जाता था तो सड़े हुए गेहूं आते थे इंडिया। ऐसी कंडीशन खराब हो गई थी कि बिना आयात के लोग यहां जीवित नहीं रह सकते थे, खाना नहीं मिल पाता। तो उस स्थिति को दूर करने के लिए क्या हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, उसका रिजल्ट यह मिला कि हम लोग उसी पुरानी किस्म से खेती करते थे, तो जो उत्पादन था उसमें विकास नहीं हो पाया। फिर भारत को जानकारी होती है नॉर्मन ई वोरलाग और उनके उन्नत किस्म के संकर प्रजाति के गेहूं के बारे में। कब, जब 1963 में वो भारत आते हैं। यहीं से लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1963 में वोरलाग अपनी उन्नत प्रजाति, कौन सी प्रजाति है, गेहूं है, इंसानों की प्रजाति मत समझ लीजिएगा, उन्नत प्रजाति का प्रयोग करने या फिर इसे आजमाने भारत आते हैं। भारत आते हैं कि यहां की जलवायु में यह हमारी संकर प्रजाति सक्सेस होगी कि नहीं। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि यहां पर इनकी मुलाकात एस स्वामीनाथन से होती है। इनकी मुलाकात किससे होती है, सॉरी, डॉक्टर एस स्वामीनाथन से होती है। किसकी, डॉक्टर एस स्वामीनाथन से मुलाकात होती है। किसकी, नॉर्मन ई वोरलाग की मुलाकात होती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, क्या, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं वही चीजें लिख रहा हूं। लास्ट में आप लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलने वाले हैं, तो वीडियो से आप लोग जाइएगा मत। हरित क्रांति से रिलेटेड कोई भी आपका फैक्ट ऐसा नहीं होगा कि आपका छूट जाए, चाहे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाए, चाहे मेंस में लिखने के लिए आए, या किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे। इसके बाहर अगर पूछ लेगा तो जो बोलोगे आप लोग मैं वो कर जाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैं जो चीजें आप लोगों को बता रहा हूं ये कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं। 3 से 4 बुकों को मर्ज करके फिर मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है। तो आई होप कि आप लोग भी मेरी इस मेहनत को सरोकार बनाएंगे, कैसे, चीजें क्लियर करके और एग्जाम हॉल में अच्छे नंबर लाकर। ठीक, चलिए बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। क्या होता है कि जब इनकी मुलाकात होती है, किसकी, नॉर्मन ई वोरलाग की मुलाकात होती है हमारे भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एस स्वामीनाथन से, तो ये दोनों गठबंधन कर लेते हैं आपस में और चल देते हैं कहां, एक संस्थान में। उस संस्थान में उन्नत किस्म के बीज पर प्रयोग करने के लिए लोग चल देते हैं। तो वो स्थान कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे। क्या, स्वामीनाथन नॉर्मन ई वोरलाग के साथ मिलकर पूसा कृषि शोध संस्थान, मैं रेड कलर से लिखूंगा, इंपॉर्टेंट है, पूसा कृषि शोध संस्थान। देखिए, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में पूसा कृषि शोध संस्थान कहां पर है, तो आप लोग कहां लगाएंगे, नई दिल्ली में। लेकिन जो ये टाइम पीरियड 1963 का था, 1963 का, उस समय पूसा कृषि शोध संस्थान हमारा बिहार में था। ये चीज याद रखेंगे, बिहार में इन लोगों ने शोध किया था इसके बारे में। ठीक है, तो क्या हुआ, स्वामीनाथन और नॉर्मन ई वोरलाग के साथ, स्वामीनाथन जी नॉर्मन ई वोरलाग के साथ मिलकर पूसा कृषि शोध संस्थान में उन्नत किस्म की फसलों के विकास पर कार्य प्रारंभ किया। में
उन्नत किस्म की फसलों के विकास पर क्या किया, कार्य प्रारंभ किया। किसने? स्वामीनाथन ने इवोरला के साथ मिलकर। ठीक, क्या होता है अब चलेंगे, लिखेंगे चौथा पॉइंट, और इंपॉर्टेंट है कि उस समय ये टाइम पीरियड अब कब का आ गया, 1965 का, 1965 का टाइम पीरियड आता है। और उस समय कृषि मंत्री थे हमारे सी सुब्रमण्यम। कौन से? कृषि मंत्री थे हमारे सी सुब्रमण्यम। नाम भी बहुत खतरनाक है इनका। सी सुब्रमण्यम उस समय कृषि मंत्री थे और इन्होंने इन लोगों का फुल सपोर्ट किया। अगर ये कृषि मंत्री थे, यही सपोर्ट ना करते तो हरित क्रांति ना आ पाती। तो हरित क्रांति में अगर आप लोग केवल एस स्वामीनाथन का योगदान मानते हैं तो मैं उसे पूरी तरह से सही नहीं कहूंगा। पूरी तरह से सही नहीं कहूंगा, इसका मतलब यह है कि मैं गलत भी नहीं कहूंगा, बट उनके अकेले पर यह हरित क्रांति भारत में सक्सेस नहीं हो सकती थी। उनका सहयोग किसने किया? सुब्रमण्यम जी ने किया। और साथ ही किसने किया? उस समय के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और लास्ट में इंदिरा गांधी महोदय ने। ठीक है, चलिए यह हो गया। अब यहीं पर ना दो हम लोग क्या लिखेंगे, सब पॉइंट लिखेंगे कि ये कृषि मंत्री जो थे इन्होंने क्या कार्य किया। नई किस्म की गेहूं का 18,000 टन आयात किया। नई किस्म की गेहूं का 18,000 टन आयात किया। क्या किया? आयात किया। और ये आयात खाद्यान्न के रूप में नहीं किया गया था, बीज के रूप में किया गया था। मतलब ये 18,000 टन गेहूं का आयात किए, सिर्फ क्या करने के लिए? फसल उगाने के लिए, क्योंकि यह उन्नत किस्म का गेहूं था। ठीक है, अब समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में तैयारियां कैसे चल रही थी एक उन्नत किस्म के गेहूं का उत्पादन करने के लिए। कृषि में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? इन्होंने इसका आयात किया 18,000 टन का गेहूं का। साथ ही क्या किया? कृषि क्षेत्र में जरूरी सुधार किया। क्या? कृषि क्षेत्र में जरूरी सुधार किया। जरूरी सुधार मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, जैसे एमएसपी, आज किसानों का आप लोग जो मुद्दा देख रहे हैं, किसान परेशान है, एमएसपी को लेकर परेशान है, तो ये अगर नॉर्मल तौर पर देखें तो उसी टाइम पीरियड में आ गया था हमारे प्रचलन में। क्या? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब किसानों को यह समझाया गया कि आप लोग खेती करो, आपको उचित कीमत सरकार के तहत दी जाएगी। गारंटी ली गई सरकार की तरफ से कि आप खेती, क्योंकि उस समय क्या था ना कि किसान खेती नहीं करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से अर्थव्यवस्था सही नहीं थी, गेहूं या चावल बिकने की कोई उम्मीद नहीं थी, और साथ ही जो बिचौलिए होते थे पूरी तरह से किसानों को खसोट रहे थे। ठीक है, उनका शोषण कर रहे थे, तो वो डरते थे। यह किया इन्होंने, एमएसपी की वरीयता दी। साथ ही गांवों में क्या किए इन्होंने? कुएं बनवाए, नहरें बनवाई, मतलब सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाए। और कृषि विज्ञान केंद्रों से किसानों को जागरूक किया गया कि नए किस्म का गेहूं आया है, इसका अगर आप लोग बुआई करेंगे, अगर इसकी खेती करेंगे तो जितना अगर आप लोगों को उत्पादन पहले होता था उसका 6 गुना उत्पादन होगा। और सच में ऐसा हुआ। अभी आप लोग आके देखेंगे, बहुत तेज से क्रांति हुई थी। चलिए इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक पॉइंट और है, मैं यही लिख देता हूं कि उत्पादन तेजी से बढ़ा। 5वां पॉइंट है, जैसे ही यह गेहूं आया और कृषि के सिंचाई वगैरह में सुधार किया गया तो उत्पादन तेजी से बढ़ा। उत्पादन तेजी से बढ़ा और इस वजह से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिलों में गहन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू किया गया। क्या? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 7 जिलों में, 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, 7 जिलों में क्या किया गया?
गहन कृषि जिला कार्यक्रम। गहन कृषि जिला कार्यक्रम क्या किया गया, शुरू किया गया। क्या किया गया दोस्तों, शुरू किया गया। आई होप कि आप लोगों को भी ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। आप लोग हरित क्रांति में सिर्फ यही पढ़ते थे कि हरित क्रांति के जनक कौन है और भारत में इसके जनक कौन है, विश्व स्तर पर जनक कौन है, कब आई, लेकिन ये फैक्ट आप लोगों को नहीं मिला होगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे फैक्ट आप लोगों को बताता चलूं, एक भी फैक्ट ना छूटे, जिससे कि अगर आप लोग इंटरव्यू में जाओ और आपको ग्रीन रिवोल्यूशन से कोई भी क्वेश्चन आए छूटने ना पाए। कोई भी, चाहे आप छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा एग्जाम दे रहे हो, तो हरित क्रांति से रिलेटेड आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर होगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए अब बात आगे बढ़ गई हमारे हो गए 5 पॉइंट। छठवें पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि मैक्सिको मूल के अर्धबौने गेहूं के द्वारा प्रति हेक्टेयर में 4 से 5 टन पैदावार होने लगी। कि जो मैक्सिको किस्म का गेहूं आया था, किसके माध्यम से, नॉर्मन ई वोरलॉग के माध्यम से आया था। वो क्या था, हमारा एक तरह से बौने किस्म का गेहूं था और उससे 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर में क्या होने लगा, हेक्टेयर में उत्पादन होने लगा। लेकिन उसी समय हमारे जो गेहूं थे पुराने किस्म के, उससे 2 से 3 टन उत्पादन होता था। अब सोचिए कि डबल मुनाफा होने लगा उसके माध्यम से। चलिए लिखने का कोशिश करेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, मैक्सिको मूल के अर्धबौने गेहूं से मैक्सिको किस्म के अर्धबौने गेहूं से अर्धबौने गेहूं से प्रति हेक्टेयर कितना, 4 से 5 टन क्या होने लगा, पैदावार होने लगी। पैदावार अर्थात उत्पादन, प्रोडक्शन होने लगी। लेकिन अगर हम लोग इसी का 7वां पॉइंट लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे कि उस समय कंडीशन क्या थी, हमारी पुरानी किस्में 2 टन से ज्यादा उत्पादन नहीं कर पा रही थी। हमारी अर्थात हमारे भारत की, हमारी पुरानी किस्म की गेहूं या पुरानी किस्म के बीज 2 टन का ही उत्पादन कर पाते थे। अब देखिए कितना अंतर है, डबल का मार्जिन हुआ ना इसमें। वो कर रहा है कितना, 1 हेक्टेयर में प्रत्येक हेक्टेयर 4 से 5 टन, और जो हमारी किस्म का गेहूं था, पुरानी किस्म का हमारा इंडिया का, वो सिर्फ 2 टन। मतलब 1 हेक्टेयर में यह 2 टन का उत्पादन करता था। बट जो मैक्सिको किस्म का आया था बीज यहाँ पर गेहूं का, वह करता था प्रति हेक्टेयर 4 से 5 टन का उत्पादन। ठीक, आई होप की चीजें क्लियर हैं। अब बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। अब बात आएगी किनकी, जो हमारे थे लाल बहादुर शास्त्री। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ये नाम आप लोग याद रखेंगे, इन लोगों का योगदान है, पूछता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ने मैक्सिको से गेहूं बीज आयात किया। शास्त्री जी ने मैक्सिको गेहूं किस्म, मैक्सिको किस्म का गेहूं था, किस्म का आयात किया। और इस आयात को उन्होंने नाम क्या दिया था, समय की मांग। ये पूछ लेता है कभी कभी, समय की मांग, अर्थात समय के अनुसार हमें इस गेहूं के आयात की जरूरत थी, इसलिए हम इसका आयात कर रहे हैं। ठीक, आयात किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9वां पॉइंट, 1986 में 170 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ। अब देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे हम लोग। कब की बात हो रही है, 1968,
1968 में क्या हुआ, 170 लाख टन, 170 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ। ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा उत्पादन था। इसी से पहले किस सन में, 1964 में 120 लाख टन का उत्पादन हुआ था। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, नोट बनाकर लिख लेंगे यहीं पर। ये चीजें अगर आप लोग मेंस के आंसर राइटिंग में लिख देंगे, आप लोगों का नंबर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, कैसे, देखिए मेंस वगैरह में ना नंबर लेने की टेक्निक होनी चाहिए, आपके पास नंबर मिलते हैं आपको। ठीक, चलिए लिखेंगे, इससे पहले 1964 में, इससे पहले सबसे ज्यादा उत्पादन 1964 में हुआ था, 1964 में हुआ था, 1964 में। और कितना हुआ था, तो 120 टन, 120 टन का ही उत्पादन हुआ था। लेकिन 1968 में 170 टन। आप लोग देखिए इसमें मार्जिन कितना है, कम से कम 50 टन का ज्यादा उत्पादन किया गया सिर्फ 4 सालों के अंदर में। तो ये फैक्ट अपने आप में हरित क्रांति की वरीयता को महत्व देता है। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। कौन सा, 10वां पॉइंट हमारा। टोटल 10 पॉइंट में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर आज तक की चीजें क्लियर कर दूंगा। इस पॉइंट के बाद भी मैं कुछ बात करूंगा आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट है। चलिए, जुलाई 1968, जुलाई 1968 में क्या किया गया, इंदिरा गांधी ने गेहूं क्रांति को इंदिरा गांधी ने क्या किया, जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी ने गेहूं क्रांति के आगाज का ऐलान किया। जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी ने गेहूं क्रांति के आगाज का, गेहूं क्रांति के आगाज का ऐलान किया कि अब सही तरीके से गेहूं का विकास किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था आज का वीडियो। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल के आया, सबसे पहले एस सिसिल का नाम, जो जापान में कृषि वैज्ञानिक के तौर पर अमेरिका की तरफ से थे। क्या हुआ था 1945 में, क्या कि जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो वह कैसे हुई, जब अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम से हमला किया गया। तो अमेरिका और जापान के बीच में एक समझौता होता है कि जापान को पूरी तरह से नष्ट नाबूद करने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है, तो अमेरिका ही इसका विकास करेगा। यह समझौता अमेरिका ने भी माना और उसने वहां पर एस सिसिल के माध्यम से नए गेहूं के बीज का उत्पादन किया, जिससे अर्थव्यवस्था के सुधारने में बहुत ज्यादा मदद मिली। और वे फिर जाकर क्या करते हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग से मिलते हैं, जिन्होंने मैक्सिको किस्म की गेहूं की प्रजाति की खोज की थी। तो दोनों मिलाकर उन लोगों ने संकर बीज का उत्पादन किया और 1963 में नॉर्मन ई बोरलॉग भारत में उस बीज का प्रयोग करने के लिए आते हैं। मुलाकात होती है किससे, यहाँ के हमारे कृषि वैज्ञानिक एस स्वामीनाथन से, डॉक्टर एस स्वामीनाथन। और ये नॉर्मन ई बोरलॉग और वो दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं, पूरी तरह से जाते हैं। एक संस्थान है हमारा, जो मैंने अभी बात की थी, बिहार में था उस समय वो संस्थान, और उस संस्थान का नाम क्या था, पूसा कृषि शोध संस्थान। वहां पर ये दोनों मिलकर शोध करते हैं, नए बीजों का पूरी तरह से विकास करते हैं और हरित क्रांति को आगाज करते हैं इंडिया में। इससे काफी सारे बदलाव हुए। आई होप कि हरित क्रांति का पूरा इतिहास आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसी से रिलेटेड कोई और चैप्टर लेकर आएंगे, उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।